अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। पिछले कुछ दिनों के दौरान पाकिस्तान सिफारती लिहाज से बड़ी मजबूती के साथ अपना मुकदमा लड़ता आया है, लेकिन अब देखना होगा कि जिस तरह खत्ते में तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं, एक तरफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान पिछले चंद माह के दौरान जो कशीदगी रही है उसको तो किसी हद तक पाकिस्तान ने अपने दिफाई लिहाज से भरपूर जवाब से कम करने की कोशिश की है। लेकिन अब ईरान और इसराइल की जंग का जो तनाज़ा है, इसको अगर मद्देनज़र रखा जाए तो बड़ी हद तक ये लग रहा है कि खत्ते में बज़ाहिर मसाइल बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान बड़े फ़ाल तरीके से इसको कम करने की और सूरत हाल को बेहतर करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अमरीका जो कि इसराइल की पुश्त पर खड़ा होकर उसको भरपूर सपोर्ट कर रहा है। सीज़ फायर की बातें तो की जा रही हैं अमरीका से, लेकिन क्या इसराइल सही मायनों में सीज़ फायर की तरफ जाएगा भी या फिर अपना दबाव रीजन में बरकरार रखने की कोशिश करेगा? आने वाले चंद दिनों में और हफ्तों में ये भी वाज़ेह हो जाएगा। पाकिस्तान का जो सियासी हमारा जो लीडरशिप है वो क्या इस हवाले से समझती है, और हुकूमत तो एक तरफ फैसले कर रही है, लेकिन क्या अपने साथ सियासी जमातों के जो कायदीन हैं उनकी लीडरशिप को भी और उनके जो इंटेक्स है वो भी लिए जा रहे हैं। जिस तरह एक रोज़ पहले बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि अगर सिंध तास मुआहदे पर अमल नहीं किया जाता तो फिर भारत भी जंग के लिए तैयार है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसके ऊपर क्या हमारी सियासी लीडरशिप एक पेज के ऊपर मौजूद है, उस पर तफसीली बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम हिस्से में मेरे साथ मौजूद होंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा भी हैं और सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं, शाजिया मरी साहबा मेरे साथ मौजूद होंगी। शाजिया साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाजिया साहबा, ये फरमाएगा कि ईरान इसराइल का जो इशू है, आप समझती हैं कि इस पर आपकी पार्टी का क्या ओपिनियन है? पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो स्टांस ले रही है, आप उसको दुरुस्त समझते हैं या मजीद आप समझते हैं कि इसमें कुछ बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है? देखिए, मेरा ख़्याल है पाकिस्तान ने एक बहुत ही सेंसिबल रोल अदा किया है हर मौके पर और पाकिस्तान के साथ भी बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की तरफ से जो हम पर अनप्रोवोक्ड हमला हुआ, जिसके नतीजे में हमारे लोग शहीद हुए और फिर हमारी अफ़वाज ने मिलिटरीली जिस तरह से जवाब दिया, कामयाब जवाब दिया। तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन वो एक सस्ती कॉपी है नेतन्याहू की। और जिस तरह नेतन्याहू इंटरनेशनल लॉ ब्रेक करता है, उसी तरीके से नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल लॉ, यूएन कन्वेंशन को वायलेट करता है। और अब जो ईरान के साथ उन्होंने ज्यादती की, उस पर हमने कॉन्डमनेशन भी की है। असेंबली के अंदर हमने करारदाद भी इस पर पास की है। ईरान ने अपना दिफा किया, ईरान ने अपना जवाब दिया और वो ये देने का हक रखता था, लेकिन बहरहाल उसके बाद यूएस ने भी इजराइल के कहने पर हमला किया, जिसकी हमने मजम्मत की। उस पर भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ नेशनल असेंबली खड़े होकर मजम्मत की और ये भी कहा कि इस तरह की जो अमेरिका की जानिब से अटैक है, उसकी तो उन्हें अपने मुल्क में भी सपोर्ट नहीं है। जो अमरीका की आवाम है वो इसके खिलाफ बात कर रही है, इसको सपोर्ट नहीं कर रही। लेकिन फिर हमने देखा कि जिस तरह अमरीकी सदर ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग थी उसमें सीज फायर का कराने में जो किरदार अदा किया, उस पर हमने उन्हें अप्रिशिएट किया। और फिर कल दोबारा बल्कि आज सुबह ये खबर आई कि जो अमरीकी सदर है उन्होंने इजराइल और ईरान के दरमियान भी सीज फायर वो कराने में कामयाब हुए हैं। तो ये एक अच्छी बात है। हमने उस वक्त भी सीज फायर लेकिन को वेलकम किया, हाँ, हम इस लेकिन सूरत हाल में भी सीज फायर को हाँ, वेलकम करते हैं। जी जी। और हम समझते हैं कि देखिए, पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया है इस सिचुएशन में। हमारी पार्लियामेंट ने भी किया है, हमारी गवर्नमेंट ने भी किया है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि दुनिया अब नोटिस ले इन चीजों का और सीरियस नोटिस ले। था ना, मतलब अक़वाम मुत्तहिदा के लेवल पर ये बात जो है इसको सीरियसली देखा जाना चाहिए। दो कि अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इसकी कॉन्डमनेशन की है, बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं कर रहा वहां पर भी, लेकिन अब हमें एक्शन देखने की जरूरत है कि हमें अमन चाहिए, इस दुनिया के लोगों को अमन चाहिए। ये दो मुल्क जो हैं ये बार बार जो इंटरनेशनल लॉ इसको वायलेट करें और दुनिया खामोश रहे, तो ये अब मुनासिब नहीं है इस दौर में, इस सदी में, इस एज में। अच्छा मैम, मुझे ये थोड़ा सा वजाहत कीजिएगा, लास्ट फ्यू मिनट्स हैं आपके पास भी, कि ये जो अमेरिका का भी आपने जिक्र किया है, दोहरी पॉलिसी नहीं है कि अमेरिका पहले हमला कर रहा है ईरान के ऊपर, फिर उसके बाद सीज़ फायर की बात कर रहा है। आप क्या समझती हैं कि क्या इस्लामी ममालिक को इस हवाले से तैयार होना चाहिए कि पहले दबाव की एक कैफियत वेस्ट रख रहा है और उसके बाद फिर सीज़ फायर के ऊपर भी पाबंद रहने की बात कर रहा है, और उसमें अमेरिका का जो स्टांस है वो आपको कितना मुनाफिकाना लगता है? देखिए, अभी ये भी खबर आई है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने इरानियन प्रेसिडेंट से बात की है इस सीज फायर के बाद पहली मरतबा। तो उस गुफ्तगू, वो भी काफी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू रही होगी उन दोनों के दरमियान। देखिए, मैं बिल्कुल ये बात कही गई कि
अमरीकी सदर को जब नोबेल प्राइज के लिए रेकमेंड किया गया पाकिस्तान की तरफ से, तो उस वक्त उनका वो रोल जिसके जिसके जरिए सीज फायर हो सका पाकिस्तान और भारत के दरमियान, उसको हमने अप्रिशिएट किया और हमने कहा अमन के लिए उनकी कोशिश है और उनसे कराते हैं, और हमने सपोर्ट किया इस तरह के प्रपोजल को। लेकिन इसके बाद जो हुआ उस पर हमने अफसोस का इजहार किया, हमने उसे कंडेम किया। तो अमेरिका को भी मैं समझती हूँ कि अमेरिका को और खासतौर पर अमेरिकी सदर को ये देखना चाहिए कि अगर हमने उन्हें अप्रिशिएट किया जो रोल उन्हें अमन के हवाले से अदा किया हमारे खत्ते में, तो हम उनसे ये उम्मीद रखते थे और आज भी रखते हैं कि वो और बेहतर रोल अदा करेंगे ताकि दुनिया का अमन बहाल हो। अगर वो ख्वाह हैं अमन के, तो फिर उनको अपना वो किरदार अदा करना पड़ेगा। अमरीकी हमले से यकीनन हमें बहुत तशवीश हुई, हमने इसकी मजम्मत की और इस पर संगीन अफसोस का इजहार किया। एंड आई डोंट थिंक ये इस तरह की पॉलिसी चल सकेंगी। बिलावल साहब ने तो जब तकरीर की तो उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 की भी जो डेट्स है उनका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा एक बाकायदा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है। आप देखिए उस जमाने में भी जब ये सारी चीजें हो रही थी तो लोग ये बात कर रहे थे कि जी हमें मजलूमों का साथ देना चाहिए, हमें जुल्म के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। और इतने जदीद दौर के अंदर क्या हम वर्ल्ड वॉर 2 की तरह की सिचुएशन जो उस वक्त बर्पा थी, इस तरह की जो मैं कहूँगी जहालत, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं मैम, हर आप मुल्क चाहता है वो तरक्की करे, एंड नोबडी वांट्स टू एंगेज इन वॉर एक्सेप्ट वो रोक से जो इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करने में कोई हिचकिचाहट नहीं महसूस करती। और उन रोक स्टेट को रोकना पड़ेगा, इंटरनेशनली रोकना पड़ेगा, और इस्लामी ममालिक को भी जो इस्लामिक इत्तेहाद है उसको भी मिल बैठकर इसमें अहम किरदार अदा करना पड़ेगा। मैं समझती हूँ तमाम ममालिक की कोशिश थी इस सीज फायर में, जो अमेरिका से भी रिव्यू किया गया, ईरान से भी रिव्यू किया गया कि जी इन चीजों को आप देखिए। तो मेरा ख्याल है उन ममालिक को भी हम क्रेडिट देंगे कि सीज फायर के लिए उन्होंने भी अपना किरदार अदा किया, और फिर अमेरिकी सदर ने इस सीज फायर का ऐलान किया जो कि एक अच्छा कदम है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मैम, बस ये करना चाहूँगी, आपने बिलावल साहब की तकरीर का जिक्र किया तो उन्होंने कल भारत को भी एक पैगाम दिया था कि अगर आपने सिंध तास मुआहदे पर अमल नहीं किया तो फिर आप जंग के लिए तैयार रहें। आप समझती हैं कि भारत का जो इन्फ्लुएंस अब ईरान में खुलकर सामने आया है, इसराइल के साथ जो गठजोड़ उनका था इंटेलिजेंस एजेंसीज की बुनियाद पर, तो अब पाकिस्तान के बयानी को तकवीत मिली है कि भारत जो है वो डिस्टेबलाइज करने का रीजन में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और लास्टली मैं आपका कॉमेंट चाहूँगी कि ये जो बजट के हवाले से रिजर्वेशन थी पीपल्स पार्टी की, ये हुकूमत ने दूर कर दी हैं, आप लोग सपोर्ट करने जा रहे हैं। बस ये 2 क्वेश्चन हैं लास्ट, अगर आप मुख्तसर मुझे बता सकें। जी क्वेश्चन है, लेकिन आई थिंक इनके जवाब इतने शॉर्ट नहीं होंगे। जी जी देखिए भारत के हवाले से तो वो जिस तरीके से पानी को हथियार बनाकर यूज कर रहे हैं और 240 मिलियन पाकिस्तानी अवाम को ये धमकी दी जा रही है कि उनको प्यासा मारेंगे, उनका पानी रोकेंगे, ये काफी अफसोस काफी मजम्मत है। हमने हर लेवल पे, हर सतह पे, हर फोरम पे इसकी मजम्मत की। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब इस दौरे पे गए थे जहां वो पाकिस्तान का अमन का पैगाम लेके गए, पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया के सामने रखी, वहां पर भी उन्होंने हर मौके पर जिस तरीके से भारत पानी को हथियार बनाकर हमारे लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करने की ख्वाहिश रखता है उसको उन्होंने बयान किया, और भारत के उन नापाक उस नापाक सोच को, उस नापाक जो उनकी स्ट्रैटेजी है उसको एक्सपोज किया। तो हम समझते हैं हर फोरम पर हम इस पर मुकाबला करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, सलाहियत रखते हैं, और हमने यही, बिलावल साहब ने यही कहा गवर्नमेंट से अपनी तकरीर में कि हर फोरम पर इस जो इंडस वाटर ट्रीटी की वायलेशन जो भारत कर रहा है उसको हम फाइट करें, उसको चैलेंज करें, और ये कैपेबिलिटी हम रखते हैं, और ये केस हमारा बहुत मजबूत है। खासतौर पे ये जो क्लाइमेट चेंज के नतीजे में पानी की कमी पेश आ रही है, वैसे ही बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है हमें, और इस मौके पर अगर भारत इस तरह का ऐलान करता है जो कि हरगिज वो कर नहीं सकता, वो ऐलान वो कर भी नहीं सकता, लेकिन वो ऐलान करके उन्होंने अपनी गलत सोच का मुजाहरा किया है और वो एक्सपोज हुए। तो बिलावल साहब ने इस पर बिल्कुल गवर्नमेंट से कहा कि आप इसे भी हर फोरम पे चैलेंज करें। बिलावल साहब को जो साथ दिया गया था प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, उन्होंने वो पूरा किया, और एक कामयाब दौरे के बाद बिलावल साहब और वो पूरी टीम वापस आई है। पाकिस्तान को एक अरसे के बाद सफारती सतह पर इतनी बड़ी कामयाबी हासिल हुई है जिसके लिए हम सब बहुत खुश हैं, और हमें यकीन है कि हम अगर इंडस वाटर ट्रीटी को भी फोकस करके हर फोरम पर
अपने जो मैकेनिज्म अवेलेबल हैं उनको यूज करेंगे तो वहाँ पर भी हम यकीनन कामयाब होंगे। वो हमारा केस वहाँ पर भी बहुत स्ट्रांग है। जहाँ तक सवाल पैदा होता है बजट के हवाले से आपने पूछा, तो जी। बजट के अंदर देखिए हमारे जो कंसर्न थे वो एड्रेस हुए हैं। हमने पहले भी कंसर्न रेज किए थे जब बजट बन रहा था कि जो हमारे खर्चात थे वो जो है एड्रेस किए जाए बर वक्त। लेकिन जब बजट आया तो उसमें भी हमने ऐसी चीजें देखी जो हम कबूल नहीं कर सकते थे, एक्सेप्ट नहीं की हमें, जिसके अंदर आपने देखा कि जो सैलरी क्लास को रिलीफ दिया गया था, जो तनख्वाहदार मुलाजमीन है उनकी इनकम टैक्स, उनकी इनकम पर जो टैक्स लगाया गया था उस पर हमने एतराज किया कि जी जो पहले इन्होंने जो ब्रैकेट रखा था उसको हमें कबूल नहीं था, फिर उन्होंने उसमें चेंज किया और 10 लाख या कम की इनकम पर अब उन्होंने जीरो टैक्स कर दिया है, इसको हमने अप्रिशिएट किया। फिर सैलरीज के ऊपर जो इंक्रीज थी वो भी हमने कहा कि जितनी हो सके इन हालात के अंदर वो करनी चाहिए, वो भी हमने देखी कि हुकूमत ने की। और फिर सोलर पैनल्स के ऊपर जो 18% टैक्स इम्पोज किया गया था उसकी हमने सख्त मुखालफत की। हम तो चाहते थे कि ये 0% हो, लेकिन फिर भी हुकूमत ने हमारी जो कोशिश थी और हमारी जो इसके प्रोटेस्ट था उसको देखते हुए उसे आधा कर दिया, यानी कि 60% कम कर दिया उसे। तो अब तकरीबन जो है ये 10% टैक्स है, लेकिन वो भी कोई मेरा ख्याल है उस पर भी वो कह रहे हैं कि हम मजीद इसको गौर करेंगे और इसे कम करने की कोशिश करेंगे, तो ये एक अच्छी बात है। फिर जो बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में हम चाहते थे कि इंक्रीज हो तो 20% इसमें इजाफा किया गया है। और इसके साथ साथ जो फेडरल टैक्स डिजिटल सर्विस पे लगाया गया था उसको भी उन्होंने एड्रेस किया है। जो सिंध के एतराजात थे हायर एजुकेशन पे, जो उन्होंने यूनिवर्सिटीज की जो उनको एलोकेशन थी जो कि 4.8 बिलियन थी टू बिगिन विद, और उसको उन्होंने आधा कर दिया था, उस रकम पे हमने प्रोटेस्ट किया, सिंध हुकूमत ने भी प्रोटेस्ट किया और वो जो रकम उन्होंने ले ली थी उसे वापस रिस्टोर कर लिया है। तो इस तरह हम समझते हैं कुछ चीजें अभी भी हैं, जिस तरह जो वसेब है साउथ पंजाब है उसमें खातिर खा रकम नहीं रखी गई PSDT में, इस पर हमें हुकूमत ने कहा है कि वो बिल्कुल गौर करेंगे और उसको एड्रेस करेंगे। लेकिन एग्रीकल्चर पे हमारा एतराज है अभी भी। एग्रीकल्चर में जो फोकस होना चाहिए गवर्नमेंट का वो नहीं है। बिलावल साहब ने एक फिगर भी दी है 800 अरब रुपए की, तो ये लॉस सिर्फ बीच में हुआ है फार्मर्स को। तो इसीलिए हुकूमत को देखने की जरूरत है कि पंजाब और सिंध के अंदर अगर 800 अरब रुपए का नुकसान वीट ग्रोथ को हुआ है तो बाकी फसलों का भी क्या हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। शाजिया बरी साहब हमारे साथ मौजूद थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात। यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम इंपॉर्टेंट इशूज़ में हुकूमत के साथ खड़ी है। ख़ुद बिलावल भुट्टो साहब जिन्होंने रिसेंटली अमेरिका का बड़ा कामयाब दौरा किया है और उसमें पाकिस्तान का जो एक नैरेटिव है वो सामने रखा है, ख़ास तौर पर इस पूरे सिनेरियो में जो भारत का इन्फ्लुएंस रहा, जो इंटरफेरेंस रही रीजन को डिस्टेबलाइज करने के हवाले से, बड़ी हद तक पाकिस्तान ने उसका पर्दाचार किया है और उसका क्रेडिट बिलावल भुट्टो साहब और उनकी टीम को भी जाता है जो कि उनके साथ इन दौरों में मौजूद रही है। लेकिन अब देखना होगा कि आया किस हद तक सिफारती लिहाज के ऊपर और सिफारती महाज के ऊपर भी पाकिस्तान को इस तमाम इशूज़ को लेके चलना है। इसके ऊपर कुछ उनकी राय भी जानेंगे जो कि साबिक सफ़ीर रहे हैं, एक मुख्तसर वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह पाकिस्तान ने ईरान और इसराइल की जंग में सालसी करने की भरपूर कोशिशें की हैं, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद वो रंग ज़रूर लाई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी मसाइल दरपेश हैं। एक तरफ अमरीका की तरफ से सीज़ फायर का इंदिया दिया गया और दरख्वास्त की गई कि दोनों ममालिक इसकी वायलेशन ना करें। दूसरी तरफ बज़ाहिर ये लग रहा है कि उस जो सीज़ फायर का ऐलान है उसको सही तरीके से मिनोअन कबूल नहीं किया गया। दोनों तरफ से ये इल्ज़ामात लग रहे हैं कि सीज़ फायर उनकी तरफ से नहीं बल्कि ओपोनेंट की तरफ से तोड़ा गया है, लेकिन आने वाले चंद घंटों में बज़ाहिर लग रहा है कि मुकम्मल तौर पर शायद सीज़ फायर हो जाएगा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के किरदार को देखा जाए तो बज़ाहिर पाकिस्तान बड़ा प्रोएक्टिवली ईरान के हवाले से एक ब्रीथिंग स्पेस इस रीजन में बनाने की कोशिश कर रहा है और इस टेम्परेचर को कम करने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन अब देखना होगा कि आया दूसरी तरफ से जो इसराइल और अमेरिका का गठजोड़ है वो किस हद तक पाकिस्तान और इस किस्म के जो दीगर इस्लामी ममालिक हैं उनको ये स्पेस देता है इन तमाम चीज़ों में कि पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होना चाहिए। ख़ासतौर पर इस
खित्ते को मद्देनजर रखते हुए इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी खारजा भी हैं, साबिक सफ़ीर भी हैं, शमशाद अहमद खान साहब मेरे साथ मौजूद है। शमशाद साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। शमशाद साहब, ये फरमाइएगा सर कि ये जो अभी ईरान और इसराइल का तनाज़ा है, अभी हम पिछले 24 घंटों में देख रहे थे कि सीज़ फायर की बात हुई और फिर एकदम सीज़ फायर ख़त्म हो गया और दोनों ममालिक एक दूसरे के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनकी तरफ से नहीं बल्कि ओपोनेंट की तरफ से हुआ है। आपके ख्याल में प्रैक्टिकली आपको क्या लगता है सर कि क्या नियतन इसराइल की तरफ से वायलेशन सही की गई होगी या फिर ईरान की तरफ से की गई होगी, और क्या अब सीज़ फायर की तरफ वापस जा सकेंगे ये दोनों ममालिक दोबारा से, क्योंकि इस्लामी ममालिक इंक्लूडिंग पाकिस्तान एफर्ट्स तो कर रहे हैं। देखिए, जब भी किसी जंग में सीज फायर होती है तो उसके लिए कोई ना कोई जो होती है इंस्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट होती है कि यूनाइटेड नेशंस मौजूद हो या दो गवर्नमेंट्स जो हैं वो आपस में इन कांटेक्ट हो विद ईच अदर, उनके दरमियान टेलीफोनिक कांटेक्ट हो, यानी वो चीज़ें हों। लेकिन इस जंग में इस किस्म का कोई एलिमेंट था ही नहीं। जिस तरह ये शुरू हुई, जिस तरह ये कंडक्ट होती रही, ये दरअसल बात है एक ऐसे प्रेसिडेंट की जो बुनियादी तौर पर वो न सियासतदान है, मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूँ, न वो सियासतदान है, न वो सिफारतकार है, न वो डिप्लोमेट है, और है तो वो सिर्फ बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन भी ऐसा जो सिर्फ पोकर गेम खेलता है। ट्रंप पहला प्रेसिडेंट नहीं है जिसने कोई दुनिया में इस किस्म की तहस नहस की है। मैं आपको बताऊं कि इससे पहले जब 9/11 हुआ था, जब आज से 25 साल पहले, तो उस वक्त भी नया नया प्रेसिडेंट था जो बड़े जॉर्ज बुश का बेटा था, छोटा बुश, जॉर्ज डब्ल्यू बुश। तो उसने 9/11 के फौरन बाद अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था, और अफगानिस्तान के फौरन बाद इराक पर हमला कर दिया, यानी जंगें शुरू कर दी थी, और उसके बाद फिर दुनिया को तहस नहस कर दिया था। यानी वो फिर जंग जो थी जो उसने शुरू की थी वो कम से कम 20 साल अमेरिका ने लड़ी। यानी अमेरिका ने उस जंग को ज्वाइन किया था सिर्फ एक उसमें हादसे के बाद या सानहे के बाद जो 9/11 था, लेकिन कोई एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं थी, कोई एग्जिट प्लान नहीं था। तो फिर बिल आखिर उसको पाकिस्तान ने फिर वो जंग खत्म करवाई। वो जंग फिर खत्म हुई बाकायदा तरीके से। ये जो जंग अभी खत्म हुई है इसमें तो कोई इदारा शामिल नहीं था, कोई ना यूनाइटेड नेशंस ना गवर्नमेंट, एक दूसरे गवर्नमेंट को नहीं पता था। हम लोग भी सुबह उठे हैं तो हमें पता चला कि रात सीज फायर हो गया है। और फिर ये है कि दोनों मुल्कों में, ईरान और इसराइल के दरमियान टाइम का फर्क है। अब अगर थोड़ी बहुत वायलेशन हुई है, मेरे ख्याल में वो इस वजह से भी है कि जो जिस टाइम पे सीज फायर का फैसला हुआ है उस वक्त ईरान में है ऑलरेडी फायर्ड कोई कपल ऑफ मिसाइल उसने फायर कर दिए होंगे, और वो मिसाइल कोई फौरी तो नहीं चले जाते कि आने फाने चले जाते हैं। पहले तो यह टाइम का फर्क है, हम ईरान का टाइम इसराइल के टाइम से 2 या 3 घंटे आगे है। तो इस वजह से वो मिसाइल पहुंचते पहुंचते उस सडनली सीज फायर हो जाता है। तो वो इस वजह से कंफ्यूजन हो सकता है। मैं इतनी इसको अहमियत नहीं देता ये अगर वायलेशन हुई हैं दोनों तरफ से, क्योंकि ईरान में हैड फायर्ड सम मिसाइल जो उस वक्त पहुंचे जब ट्रंप ने ऑलरेडी अनाउंस कर दी थी। साहब वो मिसाइल वापस तो नहीं ले सकते थे उनको, तो वो ऑलरेडी गिरने थे, और उसके बदले में इसराइल ने भी 1-2 मिसाइल फेंक दिए। तो ये होती हैं वायलेशन। और सच्ची बात पूछें तो जिस तरह ट्रंप ने सीज फायर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान करवाई थी ये मई के महीने में, तो वो भी इसी किस्म की कंफ्यूजन था। किसी को नहीं पता कि कौन सीज फायर जो है वो ऑपरेट करवा रहा है। इसकी पहली टर्म जो थी दैट वाज आल्सो फुल ऑफ इस किस्म की टॉम फूलरीज जिनको कहा जाता है ना, वो थी। अच्छा, मैं इसको हमेशा मुझे ट्वीटिंग ट्रंप जी कहा जी करता था, मुझे ट्वीटिंग ट्रंप।
मुझे सर एक सवाल की इजाज़त दें। आपके ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस क्या हो सकती है रीजन में? क्योंकि देखें जिस तरह कतर के ऊपर भी ईरान ने अटैक किया, लेकिन कहा कि वो ब्रादर इस्लामी मुल्क है और असल मकसद कतर को टारगेट करना नहीं था। फिर पाकिस्तान जो है वो चीन के साथ मिलकर, तुर्की के साथ मिलकर या रशिया के साथ मिलकर इस जंग को ख़त्म करने के लिए एफर्ट्स कर रहा है। आपके ख्याल में, हमने कौमी सलामती कमेटी का कल इजलास हुआ, उसमें हमने एलामिया में भी कंडेम किया है ईरान पर हमलों में। इससे ज़्यादा क्या पाकिस्तान को क्या एफ़र्ट करनी चाहिए, या आपके ख्याल में इतना काफ़ी है? क्योंकि जब पाकिस्तान और भारत की जंग हुई थी तो उस वक्त ईरान ने खुलकर भारत को कंडेम भी नहीं किया था। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान को किस लेवल तक जाना चाहिए? नहीं, देखें, ईरान के बारे में हमारी जो पोजीशन है पहले दिन से, जब इसराइल ने हमला किया है, बिल्कुल ठीक रही है। हमारा फॉरेन ऑफिस बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेट कर रहा है, और उसकी वजह है ये जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री या फॉरेन ऑफिस है, ये पाकिस्तान की दूसरी जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके बरक्स, क्योंकि वो मिनिस्ट्रियां जो होती हैं वो बुनियादी तौर पर जो पर्सनैलिटीज होती हैं ना, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर कौन है, हुक्मरान कौन है, तो वो उनकी ऑर्डर्स का इंतजार करती हैं। फॉरेन ऑफिस जो होता है वो दे आर कमिटेड ओनली टू द रियासत पाकिस्तान, स्टेट के लिए करते हैं। तो फॉरेन ऑफिस ने जो पोजीशन ली हुई है वो बिल्कुल ठीक ली हुई है, और वो हमारी उस पोजीशन के मुताबिक है जो हमें आयन में कहती है कि हमने मुस्लिम दुनिया के साथ एक अपनी सॉलिडेरिटी मेंटेन करनी है, और यही वो पोजीशन है जिसका हमें कायदे आजम ने कहा था जब वो जिंदा थे। शमशाद साहब, सर माजरत आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन लास्ट फ्यू मिनट्स है मेरे पास। अभी आपने भारत का जिक्र किया सर, ये मैं आपकी राय इस पे भी जानना चाह रही हूँ कि आपके ख्याल में ये जो भारत के एजेंट्स ईरान की ग्राउंड के ऊपर रहते हुए मोसाद को फैसिलिटेट कर रहे हैं, क्या ईरान अपनी पॉलिसी आपको लगता है कि अब भारत के हवाले से रिव्यू करेगा? सर्टनली, देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, और भारत का तो हमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। हम ईरान को पहले बताते रहे हैं, हमारे खिलाफ भारत वहां से बैठकर साजिशें करता रहा है। कुलभूषण जो हमने यादव पकड़ा हुआ है, तो उसकी मिसाल है। वो हमारी जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है वो इतनी जबरदस्त है कि इंडिया तो उसके मुकाबले में कहीं भी नहीं है। इंडिया इज द मोस्ट आइसोलेटेड कंट्री। उसके एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ पहाड़ हैं, तीसरी तरफ समुंदर है, और चौथी तरफ पाकिस्तान है। इंडिया के तो सारे रास्ते बंद हैं। पाकिस्तान जो है दुनिया के हर इलाके से मिला हुआ है, मिडिल ईस्ट से मिला हुआ है, ईस्ट एशिया से, नॉर्थ एशिया से, समुंदर से, चीन के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, यूरोप से। यानी इट्स ए वर्चुअल ब्रिज हेड है पाकिस्तान। बदकिस्मती हमारे हुक्मरानों ने इसको बना दिया ये है कि अपनी जियोपॉलिटिकल लोकेशन को बजाय एसेट बनाने के, एक सरमाया बनाने के, उन्होंने इसको लायबिलिटी बना छोड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया। शमशाद अहमद खान साहब साबिक सफ़ीर भी हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा भी हैं, यकीनन अमेरिका और ख़ास तौर पर इस खत्ते में जो तब्दीलियाँ हो रही हैं उसको बखूबी समझते हैं, और यकीनन इस हवाले से एक मुस्तरद राय ज़रूर मौजूद है कि पाकिस्तान को अपने जो स्ट्रेटजिक जो कोर इशूज़ हैं उनको भी मद्देनज़र रखना होगा। एक हद से ज़्यादा पाकिस्तान के लिए भी इस लड़ाई में कूदना नुकसानदेह साबित हो सकता है। एक मुख्तसर वक्फे के बाद कुछ अपोजिशन से भी इन इशूज़ के हवाले से उनकी राय जानेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां एक तरफ पाकिस्तान बहुत से मसाइल में बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर घिरा हुआ और उलझा हुआ नज़र आता है, वहीं सियासी तौर पर पाकिस्तान की अपोजिशन जमातें अभी तक बेसिक कोर इशूज़ में फंसी नज़र आती हैं। एक तरफ आज PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब ये फरमा रहे थे कि खान साहब से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। दूसरी तरफ एक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर नज़र आती है जिसमें खान साहब की जो बहन है नीमा खान साहिबा, वो ये कह रही हैं कि क्या खान साहब को गंडापुर साहब की तरफ से माइनस कर दिया गया है सियासत में, क्योंकि जो बजट है उसमें उनका कोई इनपुट नहीं लिया गया, उनसे पूछा नहीं गया। अब ये ऐसी सिचुएशन है जो कि बज़ाहिर ज़ाहिर करती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तिलाफात मज़ीद शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है कि कंसेंसस के बिना पार्टी के अंदर फैसले हो रहे हैं? इसके ऊपर ज़रा तफसीली बात करना चाहेंगे, और बात करने के लिए इस पर मेरे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, रुकन कोर कमेटी भी हैं, बैरिस्टर अबूज़र सलमान नियाज़ी साहब मौजूद हैं। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अबूज़र
सलमान साहब ये फरमाएगा सर कि आज बैरिस्टर गौहर साहब ने बात की है और उन्होंने एक मरतबा फिर शिकवा किया है हुकूमत से कि वो खान साहब से उनकी मुलाकात नहीं करवाने दे रहे। आपके ख्याल में क्या वजह है सर कि रुकावट क्या है? हुकूमत तो हर मरतबा ये कहती है कि जो मुलाकात के दिन तय हैं उसी में मुलाकात होनी चाहिए और हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। फिर आपको क्या लगता है कि आखिर रुकावट डाली क्यों जा रही है? देखें, अगर गवर्नमेंट को लगता है उनकी तरफ से रुकावट नहीं है, उसका बड़ा आसान सा तरीका है। जो सुप्रीडेंट जेल है, उससे पूछें कि भई आप अंदर क्यों नहीं जाने देते, डिस्पाइट द फैक्ट कि कोर्ट का ऑर्डर है। जेल मैनुअल के अंदर राइट है कि उनके वुकला को उनसे मिलने दिया जाए, फैमिली से मिलने दिया जाए, उनके दोस्तों से उनको मिलने दिया जाए। और वो रिकॉर्ड देखें निकाल के कि मियाँ नवाज शरीफ साहब एसी वाले कमरे में 5-5 घंटे मुलाकातें किस कानून के तहत करते थे कि खान साहब से आप मुलाकात कहते हैं कि जी पिक एंड चूज़ होगा। अब होता क्या है, आज भी आप देख लें, सबको मना कर दिया गया है। सिर्फ 2 जो ख़ास हैं वो अंदर गए हैं। एक ज़हीर साहब थे, हमारे एडवोकेट हैं, और एक बैरिस्टर सैफ साहब हैं। और खान साहब ने कभी ख़्वाहिश ज़ाहिर नहीं की कि वो बैरिस्टर सैफ साहब से मिलना चाहते हैं। बल्कि बैरिस्टर सैफ साहब से तो मेरे ख़्याल से हमारी पार्टी में कोई भी नहीं मिलना चाहता। लेकिन वो खान साहब से मिलने के लिए हमेशा पहुँच जाते हैं और उनको एक्सेस भी दी जाती है, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होती है। लेकिन सलमान राजा साहब 3-3 4-4 घंटे गर्मी में बाहर खड़े रहते हैं। उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं। या मैं भी 7-8 दफ़ा गया हूँ, रिफ्यूज़ल मिला है आउटराइट कि आप नहीं जा सकते अंदर। सर ये भी फरमाएगा कि आज अलीमा खान साहिबा ने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश हुआ, फिर वो मंजूर भी कर लिया गया। अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने इमरान खान साहब को माइनस कर दिया है। आप इसकी वजाहत कर सकते हैं कि माइनस करने से उनकी क्या मुराद है? एक चीज़ मैं थोड़ी-सी फैक्ट्स क्लियर कर दूँ। जो हमारा फैसला हुआ था पॉलिटिकल कमेटी के अंदर, आपने सलमान राजा साहब की ट्वीट्स भी देख ली, हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब की, वो ये था कि हम पूरी कोशिश करेंगे, और उसमें मुलाकात की कोशिश भी करेंगे। अगर मुलाकात नहीं हुई तो एहतजाज भी होगा कि बजट जो है उसकी जो डेडलाइन है उसकी खत्म होने से पहले खान साहब से मुलाकात हो जाए और उनकी इनपुट आ जाए। और इनपुट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि केपी के जो लोग हैं, उन्होंने इमरान खान साहब को वोट दिया है। वो उनके मैनिफेस्टो जो है उससे इंस्पायर्ड थे, उनकी परफॉर्मेंस से इंस्पायर्ड थे उनकी, और वो उनको वोट देना चाहते थे और उनके लिए काम करना चाहते थे। तो खान साहब की इनपुट तो बड़ी ज़रूरी है, फाउंडिंग चेयरमैन है पार्टी के, उनके बगैर बजट इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट है। इस वजह से उनसे मुलाकात ज़रूरी थी, लेकिन अगर नहीं मिलने दिया ताकि मुल्क के अंदर एक फाइनेंशियल, खासकर सूबे के अंदर फाइनेंशियल क्रंच ना आ जाए, हम फिर भी बजट पास कर देंगे। लेकिन कंडीशन ये थी कि मुलाकात की पूरी कोशिश की जाएगी, एहतजाज भी किया जाएगा। लेकिन उसके बरअक्स मुलाकात से पहले बजट पास हो गया तो कॉन्फ्लिक्ट किया आया, जिस पे काफ़ी ज़्यादा हमारी पार्टी के अंदर जो है वो क्रिटिसिज़्म आया। आज खान साहब की तरफ से भी उस पे कमेंट्स आ गए कि आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए, और बिल्कुल ठीक बात है उन्होंने। हमें कोर्ट जाना चाहिए था कि हमने बजट दिखाना है अपने फाउंडिंग चेयरमैन को। और उसके बाद अलीमा खान साहिबा जो हैं, उनकी भी जो ग्रीवियंसेस हैं, दे आर जेन्युइन, दे आर रीज़नेबल, और वो फाउंडेड है, वेल फाउंडेड ग्रीवियंसेस हैं। और बिल्कुल जी, इसका इस पे सवाल बनता है, और जो इन्होंने पास किया है, उनसे भी सवाल बनता है, और वो हमने पार्टी में कर दिया सवाल। जमहूरी पार्टी है, हम बिल्कुल लोगों को अकाउंटेबल करेंगे। अगर कहीं गलती होगी, उसका जवाब भी होगा, सवाल भी होगा। सर फरमाइएगा आपके ख्याल में ये जो ईरान और इसराइल की जंग हो रही है, इसके पीछे असल महरक़ात क्या हो सकते हैं? आप समझते हैं कि इसराइल के पस पर्दा मकासद कुछ और हैं और रजीम चेंज का जो नारा लगाया जा रहा है ईरान के हवाले से, आखिर इसकी क्या वजह है? देखिए, इस पे तो कोई सवाल नहीं बनता। आप अगर मैं आई हैव बीन स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, मैंने बड़ा डिटेल में इंटरनेशनल लॉ पढ़ा है। एक चीज हम इंटरनेशनल लॉ में हमेशा से पढ़ते थे, दैट इज एक्सेप्शनलिज्म कहते थे हमको, इंटरनेशनल एक्सेप्शनलिज्म कहते थे। वो कहते थे 2 मुल्कों पे इंटरनेशनल लॉ जो है वो प्योरली अप्लाई नहीं किया अभी तक। एक इंडिया पे विद रिस्पेक्ट टू कश्मीर इशू, फिर दूसरी बात है इजराइल पे विद खासकर पैलेस्टाइन का जो इशू है, और बाकी मिडिल ईस्ट के साथ जिस तरह उसका अग्रेसिव बिहेवियर रहा है। तो ज़ाहिर-सी बात है उस खित्ते में इज़राइल जो है वो एक गुंडा है। वो इंटरनेशनल लॉ से बिल्कुल, जब भी आप यूएन का रिकॉर्ड देख लें, जब भी यूनाइटेड नेशंस को फोर्स किया गया, कंपेल किया गया कि इज़राइल के खिलाफ एक्शन लिया जाए, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से हमेशा वीटो पावर एक्सरसाइज हुई और वो एक्शन को रिवोक किया गया। तो जो आप खुद देख लें, फिर ज़ाहिर-सी बात है जो ईरान है वो उन्होंने तो अटैक नहीं किया। ना उनकी तरफ से स्टार्ट हुई बात, इनिशिएट की गई। दैट वाज़ वो तो सेल्फ डिफेंस में एक्ट कर रहे थे, और यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है
खासकर आर्टिकल 51 है, वो राइट देता है हर स्टेट को कि वो सेल्फ डिफेंस में बिल्कुल एक्ट करे, जिस तरह अभी पाकिस्तान ने भी एक्ट किया था अगेंस्ट इंडियन एग्रेशन। तो ये तो देखें कमजोरी है यूनाइटेड नेशंस की, उनका फेलियर है कि वो जो इसराइल है उसकी जो वायलेशंस है इंटरनेशनल लॉ की उनको एड्रेस नहीं कर पाता। उसकी वजह से जो पीस है, जो ट्रैंक्विलिटी है इंटरनेशनल एरिना में, वो डिस्टर्ब होती है, वो इम्पेयर होती है। तो ये तो फेलियर है यूनाइटेड नेशंस का। और जो यूनिलैटरल एक्शंस हैं जिनको सपोर्ट हमेशा से अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है, इस दफा भी किया है, आई थिंक दैट इज अनफॉर्चुनेट। और इसमें मेरे ख्याल से पूरी दुनिया के जो महज़िब ममालिक हैं सबको कलेक्टिवली प्रेशराइज करना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अभी जो गजा में भी तबाही मची है, जो बच्चे मरे, जो वहां पे लोगों के घर टूटे, लोग ख्वातीन जो है वो बेवा हुई, बहनें जो है उनके भाई जुदा हुए, बहुत जुल्म हुआ, लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अब सो ये सारा इशू है, ये तो एक बहुत बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। बिल्कुल सलमान साहब, आप क्या समझते हैं और आपकी अपनी जमात की क्या राय है कि ये ईरान और इसराइल की जो जंग है, इसके हवाले से पाकिस्तान जो किरदार अदा कर रहा है सालिसी का और जंग बंदी करवाने का, आप समझते हैं कि इसको मजीद कुछ बेहतर भी किया जा सकता है? किस अंदाज में आप लोग पाकिस्तान की पोजीशन को देखते हैं? आई थिंक देखिए, जो इंटरनेशनल वर्ल्ड होता है, आपकी जो प्रेजेंस होती है वहां पे, वो आपकी अपनी जो वैल्यू होती है उस हिसाब से होती है। आप फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान में भी कुछ रोल प्ले कर सके, अपने गुड ऑफिस इस्तेमाल कर सके कि लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के अपने भी इसराइल से देखें, वी डोंट हैव एनी रिलेशनशिप विद इसराइल, हम उनको रिकग्नाइज नहीं करते एज अ स्टेट। हमारा पासपोर्ट अगर आप अपना खोलें, वहां पे सारे मुल्कों का आपको वीजा मिल सकता है, लेकिन इजराइल का नहीं मिलेगा, ना आप उसको रिकग्नाइज करते हैं। सो पाकिस्तान मेरे ख्याल से, ईरान की हद तक तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है, शायद मे बी कर सकता है, लेकिन शायद अमेरिका से भी पाकिस्तान के ताल्लुकात तो हमेशा अच्छे रहे हैं, लेकिन किस हद तक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं दैट इज क्वेश्चनेबल, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। ये जो हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब हो गए, मेरे ख्याल से ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। अभी आपने देख लिया, इनको तो अभी तक प्रेसिडेंट भी नहीं मिले अमेरिकन। उन्होंने बेहतर समझा कि वो आर्मी चीफ से मुलाकात करें। तो मुझे नहीं पता ये किस हद तक इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर सकता है। ये भी फरमाइएगा कि पाकिस्तान के हवाले से जो कुछ भारत करता आया है ख़ित्ते में, वो तो सब जानते हैं, लेकिन अब ये जो बातें खुल रही हैं कि ईरान के अंदर भारत के जासूस मौजूद थे और वो इसराइली खुफिया एजेंसीज़ को इस हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर करते रहे थे, और सब तो इन चीज़ों के तमाम के सबूत भी सामने आ रहे हैं। तो आप समझते हैं कि ईरान की जो भारत के हवाले से पॉलिसी है, इसमें कुछ तब्दीली आनी चाहिए और आएगी आने वाले वक्त में? देखिए, आप देख लें, जब यूसुफ रजा गिलानी साहब भी प्राइम मिनिस्टर थे, जब मनमोहन सिंह से उनकी मुलाकात हुई थी शर्म अल शेख में मेरे ख्याल से, वहां भी उनको एविडेंसेस दी गई थी इंडियन इन्वॉल्वमेंट की बलूचिस्तान के अंदर। फिर इंडिया की इन्वॉल्वमेंट जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में, वो बहुत ज्यादा जो है वो पूरी दुनिया में मेरे ख्याल से काफी ज्यादा फैल गई है। आप देख लें, जो पाकिस्तान के अंदर अटैक्स हुए पिछले 1-2 साल में, यहाँ पे टारगेट किलिंग्स हुई, और उसके अलावा फिर कनाडा के अंदर उनके प्राइम मिनिस्टर ने इम्प्लीकेट किया इंडियन जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज को अपने स्टेटमेंट्स के अंदर, कि वो इन्वॉल्व हैं यहाँ पे लोगों की जो है उसकी किलिंग्स के अंदर, होमिसाइड के अंदर। और उसके अलावा आपके सामने पकड़ा गया वो कुलभूषण यादव, आपने देखा वो क्या कर रहा था यहाँ पे। सो इंडियन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनकी तो बिल्कुल मौजूदगी, उनकी प्रेजेंस है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में, उसके अलावा इंस्टेबिलिटी फैलाने के अंदर। तो जाहिर बात है, लेकिन अब एक्सपोज तो हो जाते हैं, और इंडिया एक्सपोज हुआ है बहुत बुरी तरह विद पैसेज ऑफ टाइम। तो इससे इनके जो रिलेशनशिप है इंटरनेशनल, अब ईरान के पास अगर कुछ लोग पकड़े गए हैं, जाहिर बात है उनको रिलेशनशिप अफेक्ट होगा। दिस इज राइट, आई टोटली एग्री। सर, अमेरिका के किरदार को कैसे देख रहे हैं? एक तरफ अमेरिका ने कुछ दिनों पहले ईरान पर हमला किया और उसके बाद यकदम सीज़ फायर की बात की और बड़ी सख्ती के साथ दोनों फरीकैन को तनबीह कर रही है कि वो सीज़ फायर का जो मुआहदा है उसको ख़त्म नहीं करें। आप समझते हैं कि अमेरिका भी डोल पॉलिसी इख्तियार कर रहा है? देखिए, मुझे टेक्निकली मैंने पहले बात कर भी थी, अगर आप थ्रू आउट हिस्ट्री देख लें, जो इसराइल है उसका जो कॉन्डक्ट है, और उसका जो एग्रेशन है, जो वायलेशंस उसने कमिट की हैं इंटरनेशनल लॉज की, कन्वेंशंस की, ट्रीटीज की, उनको अगर उस वायलेशंस के ऊपर जो बैकलैश या रिपरकशंस बनते थे या पेनल्टीज इंपोज होनी थी, वो सारों को जो वीटो किया है थ्रू आउट, वो अमेरिका ने किया। तो इसराइल को तो हमेशा से प्रोटेक्शन अमेरिका से मिली है। और
अभी अगर आप देखें तो अमेरिका का जो इजराइल अटैक था ईरान के ऊपर थोड़े दिन पहले, वो भी अनप्रोवोक्ड था। कोई एज सच मुझे नजर नहीं आया कि ईरान का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो विद यूएसए इमीडिएटली अभी आजकल के सर्कमस्टांसेस में। लेकिन वहां से अनप्रोवोक्ड अटैक हुआ, अनवारंटेड अटैक था, फिर वहां से भी रिएक्शन आया। लेकिन मेरे ख्याल से अमेरिका जो है सुपर पावर, इस चीज को उन्होंने रियलाइज किया है कि ईरान इज नॉट एन इजी केक कि हम वहां जाएं और हम उसको फतह कर लें या इजराइल जाके फतह कर ले और वो बिल्कुल हार मान जाएंगे। उन्होंने रेजिलियंस शो कराई है ईरान के जो एज स्टेट ने, उन्होंने प्रॉपर लड़ाई लड़ी है और मेरे ख्याल से उनको रियलाइज हो गया कि अब हमें डी एस्केलेशन की तरफ जाना है। और आपको प्रेसिडेंट ट्रंप के अभी लेटेस्ट जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं, उनसे आपको लग रहा होगा कि वो फर्दर एस्केलेशन नहीं चाह रहे और मेरे ख्याल से इजराइल भी नहीं चाह रहा है फर्दर एस्केलेशन। आखिर में ये फरमाएगा कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और ईरान के जो ताल्लुकात हैं, अगर पाकिस्तान की ये सालिसी की कोशिशें कामयाब हो जाती हैं तो इसमें कोई नई जहत आएगी या आप मजीद बेहतर होता हुआ देख रहे हैं? देखिए इस पे तो मैं सच कुछ नहीं कह सकता कि पाकिस्तान या ईरान के कोई ताल्लुकात बेहतर होने हैं आगे फ्यूचर में। ये तो अब डिपेंड करता है। देखें इंटरनेशनल रिलेशंस जो होती हैं, एक चीज आप याद रखें, वो कभी इमोशंस पे नहीं होती, हमेशा वो शेयर्ड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स की बेसिस पे होते हैं। अगर पाकिस्तान और ईरान जो है या कोई भी और मुल्क है, उनके अंदर कुछ शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमने मिलके ये काम करना है जिससे हमें भी फायदा है, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट हो, तो तब ही मुल्कों के ताल्लुकात अच्छे बनते हैं। अदरवाइज वन साइडेड जो हम बात करते हैं जी हमारा ब्रदरली रिलेशनशिप है, वो नहीं होता। अगर ब्रदरली रिलेशनशिप की बात होती तो जो ओआईसी है वो एक इनइफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ना होती। वो ठीक है, वो मिलते हैं, मुलाकात होती है उनकी, सारा कुछ होता है, लेकिन जब भी उनमें के किसी मेंबर के भी ऊपर भी कोई अटैक हुआ, कुछ भी हुआ, तो वो कोई साथ खड़े होके किसी ने किसी का साथ नहीं दिया। एज सच वो एक वीक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्राउंड पे उसकी प्रेजेंस उस तरह नहीं है। सो ये तो डिपेंड करता है, अगर कोई ऑब्जेक्टिव्स उनके इकट्ठे हुए तो मे भी उनके अच्छे रिलेशनशिप बन सकते हैं फ्यूचर में। अदरवाइज मुझे तो इस पे कोई इतना आप कह नहीं सकते कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अबूजर सलमान न्याजी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कोर कमेटी के रुकन। यकीनन पीटीआई की जो रिजर्वेशंस हैं अपनी जगह मुस्तनद हैं कि आया खान साहब से मुलाकात के हवाले से हर कुछ दिनों के बाद मसाइल खड़े क्यों होते हैं, लेकिन बज़ाहिर ये भी लग रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने तौर पर जो इशूज़ हैं उनको टेकअप करके हल करना चाहती है, क्योंकि उनके ऊपर वफाक की तरफ से भी एक दबाव मौजूद है। और ऑब्वियसली जो डिलीवरेंस की बात है वो भी किसी हद तक अभी उतनी शानदार नज़र नहीं आती है अगर अली अमीन गंडापुर साहब की परफॉर्मेंस को मद्देनज़र रखा जाए। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।